नमस्कार दोस्तों, द्रोणा एकेडमी उरे में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष राणा आप सभी का द्रोणा एकेडमी उरे में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। छोटा सा टॉपिक है वायुमंडल। बस थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं इस छोटे से टॉपिक की वजह से। तो हम लोग आज वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें और जैसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं आप उनको नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है। वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बात नहीं रहती स्क्रीनशॉट में। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज वायुमंडल पे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि वायुमंडल है क्या, कैसे बना वायुमंडल और किस प्रकार वायुमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन सबसे सुगम और आसान तरीका होगा। तो वायुमंडल को जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका फिगर विधि से, चित्र विधि से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको और पता करेंगे वायुमंडल है क्या। तो सबसे पहले में जानना ये है कि वायुमंडल है क्या, इसको परिभाषित करते हैं, फिर इसके बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है वायुमंडल की। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आप जान लें कि वायुमंडल कहते किसे हैं, तो इसके बाद हम लोग सारी बातें क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, आप लोग जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एंड दिस इज साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता पूछे जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पियरे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की, तो एमंडसन, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट पेरे, और दक्षिण ध्रुव के खोजकर्ता कौन थे, एमंडसन। ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो नक्शा होता है उसे ग्लोब कहा जाता है, ठीक है। तो बात आती है ग्लोब का निर्माण किसने किया, तो मार्टिन बेहम ने। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो अनेक्सिमेंडर ने। या विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने का प्रयास किसने किया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, निकोलस टॉल्मी ने, ठीक है, जिन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इनके बारे में, जो जितने भी बेसिक्स हैं कि भूगोल के जनक कौन है, मॉडर्न भूगोल के जनक कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों को, फादर ऑफ मैप किसे कहते हैं, मानचित्र कला का पिता, मानचित्र कला का विकास कैसे हुआ, तो इन सारे के बारे में एक अलग अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगली बात आती है, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी ये ध्रुवों से ध्रुवों की ओर मिलाती है और इसको हम लोग कहते हैं, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को कुछ विद्वान कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो जब भी इन तीनों रेखाओं से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग तीनों को जानकर बता सकते हैं कि इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे ही विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। यदि हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दें इस प्रकार से, तो ये एक व्यास बन गया। जैसे छोटी सी बात में यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। ये इसके बीच में अगर सेंटर में बिंदु रख दे तो ये क्या हो जाता है, वृत्त का केंद्र। और ये जो किनारे वाली लाइन है इनको हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। और यदि हम केंद्र से परिधि को मिला दें इस प्रकार से रेखा को, तो ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। यदि हम इस त्रिज्या को दुगना कर दें और केंद्र से होते हुए सीधा निकाल दें तो ये क्या बन जाता है, व्यास, ठीक है। यदि हम केंद्र से ना होकर इसको यहाँ से खींच दें तो यह क्या बन जाती है, वृत्त की जीवा। तो सोचो जरा कि यदि हम त्रिज्या को दुगना कर दें, केंद्र से होकर इस प्रकार निकाल दें, ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। तो जब ध्रुवों से ध्रुवों की ओर जो रेखा मिला रही है, क्या हम इसे ध्रुवीय व्यास नहीं कह सकते, इसको हम ध्रुवीय व्यास कह सकते हैं, ठीक है। ये भूमध्य रेखा या क्या इसको भूमध्य रेखीय व्यास नहीं कह सकते,
तो यहाँ से कई बार पृथ्वी से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना है। तो यहाँ कितना है 12,714 किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 12,756 किलोमीटर। कोई दिक्कत है समझने में। अब हम वायुमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये हमने थोड़ी सी बेसिक बात थी इसलिए बताना आवश्यक था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको बताना बहुत ज़रूरी होगा, तो पहले हमने इसको बता दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल में एक चीज़ आपको देखनी है कि वायुमंडल आखिर बना कैसे, वायुमंडल है क्या। तो सबसे पहले देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। बस एक लाइन में समझ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, अगर हम लोग बात करें वायुमंडल क्या है, तो अगर आपको थोड़ा सा ये अगर पता है, तो अगर मैं सीधा आपसे कहूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और आपको पता होगा पृथ्वी पर एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, ठीक है। तो आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एक ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जैसे हम यदि इस मार्कर को ऊपर फेंकें तो ये नीचे की ही ओर ही आएगा, ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि वायुमंडल का मतलब ये होता है कि हमारी पृथ्वी केंद्र की ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। यदि हम ये यहाँ पे हम लोग हैं परिधि पे, यदि परिधि से हम कोई चीज़ ऊपर फेंकें तो पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींचती है, और यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आप समझो। अच्छा, एक चीज़ और पूछ जाती है कि न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है, कभी अगर पूछ ले तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या था। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था प्रिंसिपिया, और ये इनकी जीवनी भी थी। 1687 में इसकी रचना हुई थी, ठीक। नॉर्मली अब समझो कि जब हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और कहीं ना कहीं तक तो गुरुत्वाकर्षण की हद होगी। मान लेते हैं यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। या अगर यहाँ पे कोई पिंड है, पृथ्वी से हमने कोई पिंड फेंका, यदि यहाँ तक पहुँचता है तो पृथ्वी से अपनी ओर खींच लेगी, लौट के वापस आ जाता है, ठीक है। यदि हम किसी पिंड को इतनी तेजी से फेंक दें कि यदि इसके बाहर चला जाए तो हम कहते हैं ना पिंड पलायन कर गया, तो यही कहलाता है पलायन वेग। यानी कि किसी पिंड को हम कितनी ताकत, किस वेग, किस बल से फेंके जिसके माध्यम से ये पिंड हमारे गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल जाए, पलायन कर जाए, उसी को कहा जाता है पलायन वेग। तो हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो हमारी पृथ्वी का जब पलायन वेग पूछा जाए तो कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ये पलायन वेग हो गया। अब समझो, ये हमारी पृथ्वी की सतह और ये गुरुत्वाकर्षण का अंतिम बिंदु, यानी कि यहाँ तक कोई पिंड है तो पृथ्वी से खींच लेंगे। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, इसके बाहर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। बात समझ में आ रही? कि ये हमारी गुरुत्वाकर्षण की सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, क्योंकि गैसें क्या हैं, जब गुरुत्वाकर्षण के अंदर आ जाती हैं गैसें, गैसों का आवरण बन जाता है, तो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच लेती है, उसको बांध लेती है, ठीक है। बात समझ में आ रही? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो विभिन्न प्रकार के तारामंडलों से गुजरती है, वहाँ पे जो गैसें और तत्व होते हैं वो उनको अपने अंदर, जो पिंड इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं हमारी पृथ्वी के। जैसे ये हमारी पृथ्वी, ये गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैसें ऐसे प्रवेश कर जाएंगी तो वो उसी प्रकार से पृथ्वी इनको गुरुत्वाकर्षण के कारण वहीं पे सतह में चिपकी रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण इनको बांध लेता है पृथ्वी की ओर, इनको बाहर नहीं निकलने देता। तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसों का आवरण या गैसों का समूह पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं, तो एक शब्द में अगर कहना हो, या हम कह सकते हैं कि अगर हमें वायुमंडल की परिभाषा केवल एक लाइन में देनी हो तो हम कैसे देंगे? तो सबसे बेहतर तरीका उसका ये है कि यदि एक लाइन में परिभाषा देनी तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसों का आवरण या समूह पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल
कहते हैं। सारी बात क्लियर, कोई दिक्कत? फिर भी चलो परिभाषा देख लेते हैं इसकी। अगर आपसे पूछा जाए तो सारी बातें समझ गए। गुरुत्वाकर्षण बल के किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया या 1687 में लिखी गई थी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि इस वेग से हम किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाएगा और लौटकर पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग परिभाषा लिखने का, एक लाइन में लिख लेते हैं कि जब भी पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है या वायुमंडल को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल क्या है तो हम सीधा सा क्या कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित गैसीय आवरण को या गैसों के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक शब्द यहाँ से बनता है। अगर अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बताओ वायुमंडल का आधार क्या है? वायुमंडल क्यों है? तो आपसे पूछा है वायुमंडल का आधार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या गैसें वहाँ पे रुक पाती, सद पाती, पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना पाती? नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण होने का बेस या आधार क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण। तो वायुमंडल हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण या गैसीय आवरण पाया जाता है उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित गैसें। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है समझो। जब भी पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है तो सबसे पहले पूछा जाएगा सर्वाधिक। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? आप सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन, इसको कहते हैं N2। कितनी परसेंट? 78%। ठीक है, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो जब भी दूसरी सर्वाधिक पूछा है तो कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, O2। तो इसका लगभग 20.98% होता है, तो हम लोग लगभग इसको कितना कह देते हैं? 21%। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो नाइट्रोजन ही पाई जाती है 78.08% पाई जाती है, लेकिन इसको हम लगभग कितना मानते हैं? 78%। ठीक है, अगली बात आती है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक अक्रिय सर्वाधिक गैस तो कौन सी हो जाएगी? आर्गन। ठीक है, ये कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.0098%। तो लगभग लगभग मान लेते हैं 1% ये पाई जाती है। ठीक है, अगली बात आती है कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये कितनी पाई जाती है?
0.03%। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक भारी गैस पूछी जाए तो पूछी जाएगी सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, समझो। तो सर्वाधिक भारी गैस कौन सी होगी? रेडॉन। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। ठीक है। अब थोड़ा समझना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि बताओ हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो सबसे पहले तो कुछ डाउट हो रहा है आप लोगों को कि अक्रिय और सक्रिय में अंतर क्या है। ठीक है। अक्रिय मतलब नोबल गैसेस कहा जाता है। तो समझो अक्रिय गैसें क्या है और सक्रिय गैसें क्या है। ऐसी गैसें जो ज्वलनशील होती हैं। कैसी होती हैं? ज्वलनशील होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सक्रिय गैसें। जो ज्वलनशील नहीं होती उनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें। और सबसे हल्की जो सक्रिय गैस है वो है हाइड्रोजन और सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। इसलिए आपने सुना होगा कि हवाई जहाज़ के टायरों में हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है, जबकि सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है। उसका मुख्य कारण ये है कि जब हवाई जहाज़ लैंड करेगा तो उसके जो हवाई जहाज़ के टायर होते हैं वो एक घर्षण करते हैं। जब सड़क पे उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे, तो बहुत तेज़ी से उन पे बल लगेगा। बहुत तेज़ी से जब वो कहते हैं ना कि जब रगड़ता हुआ जाता है सड़क से टायर, तो वो गर्म हो जाता है, तो उसी से ज्वलनशील कहते हैं, उसमें टायर में आग लग जाएगी। इस वजह से क्या होता है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के होने के बावजूद भी हम लोग हवाई जहाज़ के टायरों में हीलियम गैस भरते हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन एक सक्रिय गैस है और यह ज्वलनशील है, इस वजह से हवाई जहाज़ के टायरों में प्रयोग नहीं की जाती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हीलियम है, समझो थोड़ा सा। जब भी पूछा जाए कि बताओ हमारे विश्व की सबसे हल्की सक्रिय गैस कौन सी या सबसे हल्की गैस कौन सी, तो कौन सी होगी? हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय शब्द लग जाए तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम गैस। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78.08, लगभग 78%। ठीक है। वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक सेकेंड हाईएस्ट कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट? लगभग 21%। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये अक्रिय गैसों की बात चल रही है, नोबल गैसेस। तो सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, लगभग 1%। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। वायुमंडल की सर्वाधिक भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी रेडॉन। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक। तो जब भी पूछा है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की अक्रिय गैस पूछ ली जाएगा। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? सक्रिय पूछा है तो हाइड्रोजन, हल्की पूछा है तो हीलियम। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। आपसे पूछाएगा कि बताओ वायुमंडल की सबसे हल्की या सबसे हल्की सक्रिय गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? इनमें हल्की शब्द जुड़ जाएगा जब भी वायुमंडल में क्वेश्चन बनेगा इनसे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे। कोई दिक्कत है? ना समझ में आए तो आराम से कॉपी पेन लेना और आराम से अपने हिसाब से समझ लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा सब कुछ। कॉपी पेन रहने से क्या होता है कि लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो लगता है कि वीडियो देख रहे हैं, बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। इस वजह से मेरी तो यह सलाह रहेगी, फिर आप लोग जैसा उचित समझें। अब समझो, पूछा जाएगा वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल में परतों की संख्या कितनी है?
तो वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं, ठीक है। अब वायुमंडल की कुल 5 परतें कौन कौन सी हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से समझो। तो वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी परत आएगी, तो सबसे पहले आती है हमारी क्षोभ मंडल। इसके ऊपर कौन सी है, समताप मंडल। इसके ऊपर कौन सी है, मध्य मंडल। इसके ऊपर कौन सी है, आयन मंडल। और लास्ट में कौन सी है, बहिर्मंडल, या इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। तो समझो थोड़ा सा, जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बताओ हमारे वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तो वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताओ, तो हम क्या कह सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक। समझो कैसे। कई बार अच्छा एग्जाम में ऐसा होता है कि नाम इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। मध्य मंडल को कहते हैं मीजोस्फियर, आयन मंडल को कहते हैं आइनोस्फियर, और बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फियर। इनकी ऊंचाई भी देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह है, धरातल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर, ठीक है। 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक की हाइट तक कौन सा है, 18 किलोमीटर तक क्या है, समताप मंडल। यहाँ से फिर 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या है, समताप मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल ये था, ये समताप मंडल है। मध्य मंडल कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसके बाद 640 किलोमीटर तक क्या है, आयन मंडल है। और वैसे बहिर्मंडल की लास्ट सीमा नहीं आगे जाएगी, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना ये है कि लगभग 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर के आसपास कौन सी होगी, हमारी बहिर्मंडल। तो इसमें कोई जानने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। आप समझो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये परत मैंने टेढ़ी क्यों बनाई, लगता है आप लोगों को टेढ़ी बनाई है, ठीक है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, टेढ़ी इसलिए बनाई है, उसका कारण है, क्या कारण है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, समझो। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। आप समझो, हाँ ये हमारी क्या है, पृथ्वी के चारों ओर हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण का अंतिम पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है ये। अब इसी के अंदर ही तो हैं सारी परतें, वायुमंडल के अंदर ही तो है, हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारा क्या है, यही तो वायुमंडल है कि हमारी पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के बीच में गैसों का आवरण है। तो इन्हीं के बीच में समूह है, जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये परत है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये कौन सी है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से। लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ इसके बारे में, इसके बारे में, क्योंकि हमने टेढ़ा क्यों बनाया, तो समझो। दरअसल जो क्षोभ मंडल है वो टेढ़ा है। टेढ़ा कैसा है, समझे। किस प्रकार से, देखें कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, ये इसकी जो ऊंचाई है, ये हमारी कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये कौन सा है हमारा, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारा जो क्षोभ मंडल है ये इस प्रकार से बसा हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर न्यूनतम है और भूमध्य रेखा पर
अधिकतम है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो हमारा क्षोभमंडल टेढ़ा बसा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पे इसकी हाइट कैसी है, ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई है इसकी। और यहाँ पे क्या है, अधिकतम, हाईएस्ट हाइट है, अधिकतम ऊंचाई है। कोई दिक्कत समझने में? तो मैंने यहाँ पे क्या है, आपको समझने के लिए क्या है कि यहाँ पे मैंने ध्रुवों को दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाए हैं ध्रुव, तो ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया है विषुवत रेखा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे इसकी हाइट कितनी है, लगभग 18 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी है, लगभग 8 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे कितनी है, तो लगभग 8 किलोमीटर की हाइट है। ठीक है, और यहाँ की इसकी विषुवत रेखा पे इसकी हाइट क्या है, लगभग 18 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले तो लगभग 13 से 16 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करें। और इनसे अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, वायुमंडल का भी हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तो इनसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनेंगे। बताओ वायुयान कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, आपसे पूछा है क्या, बताओ आयनिक आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं, कि उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, या आपसे पूछा है कि बताओ टूटते हुए तारे, उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं। ठीक है, अरोरा की घटना कहाँ होती है। तो ऐसे कई प्रत्येक मंडल से दो दो चार चार, हमारी ओजोन परत किस मंडल में है, या ओजोन परत को किसने खोज की थी, इसके बारे में क्षरण कब हुआ, ओजोन परत सम्मेलन कब मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ओजोन परत को बचाने के लिए पहले प्रयास किसने किए। तो सारी चीज़ें वायुमंडल से हम एक वीडियो और ले आएंगे, उसमें क्या है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको ये जानना है कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। तो सबसे पहले जो हमारा धरातल है ना, धरती है ये हमारी, ठीक है, जिस पे हम सभी लोग रहते हैं। तो हम सभी लोग भी किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसकी ध्रुवों पे ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पे कितनी है, 18 किलोमीटर। इस क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है, 18 घटा देंगे तो 50 में जितनी बचेगी वो इसकी ऊंचाई। ठीक है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल को मीजोस्फेयर कहते हैं, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल को आयनोस्फेयर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक है। इसके बाद बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल इसको कहते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर, या कई विद्वान मानते हैं कि इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब इनको वायुमंडल की परतों को याद कैसे करेंगे, तो नॉर्मल तरीका याद करने का। हम सभी लोग किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल में, सबसे नीचे। सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, बहिर्मंडल। तो जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम ही बहिर्मंडल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 परतें हैं, 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, एक बीच में होगी। तो जाहिर सी बात है, 2 इधर छोड़ो 2 इधर, उसका नाम ही है मध्यमंडल, बीच में। तो क्षोभ मंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल जब हमें तीनों याद हो जाएंगे, तो फिर 2 हमें याद करने में आसानी होगी। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल, और बहिर्मंडल के नीचे क्या है, आयन मंडल। तो इस प्रकार से हम पांचों परतों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, हम 2 पार्ट में बना लेंगे, और 2 पार्टों में आराम से पढ़ लेंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सभी लोग, हाँ यार प्लीज़ सभी लोग लाइक करके एक एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, जो भी आपको लगे वीडियो देख के, या जो आपको लग रहा हो, तो थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति की एक कमेंट चाहिए मुझे, जितने भी व्यू हो उतने ही कमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, और बाकी नमस्कार, मिलते हैं और कभी।